नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर लालू यादव ने दिया बड़ा बयान और बिहार के चुनाव में लालू यादव ने नारा देते हुए कहा, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार चुनाव की घोषणा होने पर बोली कांग्रेस की जनता कुशासन से चाहती है छुटकारा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नीतीश के तीर से नीतीश पर ही वार करेगी महागठबंधन और भाजपा जेडीयू को हराने के लिए आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन ने बनाई है बड़ी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान भाजपा जेडीयू को होने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। विधानसभा चुनाव के लिए लालू यादव ने दिया नारा, उठो बिहारी करो तैयारी। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार की जनता से नारे के जरिए बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने नया नारा दिया है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह नारा जारी किया गया। लालू यादव ने लिखा है, उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। एक अन्य ट्वीट में राजद सुप्रीमो ने कृषि बिल को लेकर केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि किसान के भले के लिए बिल सच्चे दिल से बनता है, पूंजीपतियों के साथ डील से नहीं। बता दें कि उनकी पार्टी ने शुक्रवार को इस बिल के विरोध में राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अब की बारी। बिहार में बदलाव होगा, अफसर राज खत्म होगा, अब जनता का राज होगा। इस बार 1 लाख से अधिक बूथों पर होगा मतदान। बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बूथों के पुनर्गठन, अधिकारियों एवं मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण, ईवीएम वीवीपैट की फर्स्ट लेवल चेकिंग सहित अन्य तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके साथ ही सभी जिलों में चुनावी सभाओं को लेकर उपलब्ध मैदानों को चिन्हित किया गया है। सभी बूथों को ग्राउंड फ्लोर पर बनाया गया है ताकि दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव की घोषणा होने पर बोली कांग्रेस, जनता कुशासन से चाहती है छुटकारा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि बिहार की जनता बीजेपी और जेडीयू के कुशासन से छुटकारा चाहती है और महागठबंधन सकारात्मक एजेंडे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने उम्मीद जताई कि जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाले सभी दल इस चुनाव में भाजपा जेडीयू के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, चुनाव आयोग ने बिहार की जनता को भाजपा जेडीयू के कुशासन से मुक्ति की तिथियों की घोषणा की है। हम इसका स्वागत करते हैं। राज्य की जनता इस कुशासन से छुटकारा चाहती है। बिहार में चुनाव जनता के मुद्दों और कुशासन के बीच है। गोहिल के मुताबिक नीति आयोग ने कहा है कि सतत विकास में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। उन्होंने दावा किया, कोरोना महामारी से निपटने में बिहार की सरकार पूरी तरह विफल रही है। देश के विकास की नींव रखने वाले बिहार के श्रमिकों को संकट के समय भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा, प्रधानमंत्री ने 1.20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन आरटीआई ने खुलासा हुआ कि इस पैकेज का 1 रुपया नहीं दिया गया। उन्होंने उम्मीद जताई, बिहार में कांग्रेस और गठबंधन की सरकार बनेगी। हम सकारात्मक एजेंडे के साथ जनता के बीच जाएंगे। 2015 के चुनाव में भी हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था। इस बार भी हम और हमारे साथी मिलकर सरकार बनाएंगे। महागठबंधन के घटक दलों के बीच खींचतान के बारे में पूछे जाने पर गोहिल ने कहा, हमारी बातचीत चल रही है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और वो चाहती है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़े हैं। जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए समान विचारधारा वाली पार्टियां साथ लड़ेंगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के तीर से नीतीश पर ही वार, महागठबंधन की ये है रणनीति। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने बिहार में 3 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान किया है। जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार एनडीए की अगुवाई कर रहे हैं, तो सत्ता को बरकरार रखने के भी जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। वहीं लालू यादव सियासी विरासत संभालने वाले तेजस्वी यादव सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में कुछ भुलाया नहीं जाता है, बल्कि समय आने पर उसका सही इस्तेमाल होता है। बिहार की सियासी रणभूमि में इन दिनों यही देखा जा रहा है। तेजस्वी यादव बिहार की सियासी जंग फतह करने के लिए नीतीश कुमार के तीर से नीतीश पर ही वार कर रहे हैं। दरअसल 2015 के विधानसभा चुनाव से इस बार चुनावी पूरी तरह से बदला हुआ है और गठबंधन का स्वरूप भी अलग है। 5 साल पहले जेडीयू और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। जेडीयू महागठबंधन के साथ खड़ी थी और ऐसे में नीतीश कुमार ने जमकर बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ तल्ख हमले किए थे, तो दूसरी ओर भी जमकर बयानबाजी हुई थी। इस बार के
चुनाव में जेडीयू बीजेपी एक साथ है तो आरजेडी ने नीतीश कुमार के पुराने बयानों को आधार बनाकर सियासी हमले शुरू कर दिए हैं। एक तरह से नीतीश के तीर से नीतीश पर ही निशाना तेजस्वी यादव साध रहे हैं। बिहार में पटना समेत कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिन पर नारे व भाषण तो 2015 वाले हैं। इनमें उन बातों का जिक्र किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में जेडीयू के लिए इस्तेमाल किया था। वहीं नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ रहते हुए नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर खास हमलावर थे। नीतीश कुमार ने एक रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी फुल फॉर्म बताया था जिनमें उन्होंने बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी बताया था। नीतीश की इस बात को अब आरजेडी अपने चुनावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। पोस्टरों में इन बातों का जिक्र किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन चुनाव आयोग के खिलाफ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खटखटा सकते हैं कोर्ट का दरवाजा। जाने क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कोरोना काल में नए नियमों के साथ हो रहे इस चुनाव की समीक्षा राजनीतिक दलों ने अपने अपने तरीके से करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में पूर्व सांसद और जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव ने नए नियम से खासा नाराज हैं। इन्हें चुनाव की तारीखों से तो ऐतराज नहीं मगर चुनाव प्रचार की बंदिशों से नाराजगी है। नाराजगी ऐसी कि पप्पू यादव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का मन बना लिया है। पप्पू यादव अपने वकीलों से मशवरा कर रहे हैं और सोमवार को पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। चुनाव आयोग से नाराज पप्पू यादव का कहना है कि आयोग प्रचार का तरीका बदले और अगर कोरोना की इतनी चिंता तो चुनाव क्यों करवा रहे हैं। पप्पू ने कहा, चुनाव से परहेज नहीं मगर नए तरीके पर ऐतराज है। बिहार इतना विकसित नहीं कि वर्चुअल प्रचार और चुनाव को तैयारी हो। यहाँ की 80% जनता इंटरनेट से दूर है। उम्मीदवार अपना नामांकन ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इसके लिए उन्हें चुनाव आयोग के कार्यालय जाकर नामांकन भरने की भी जरूरत नहीं होगी। दूसरा, चुनावी कैंपेन के दौरान पब्लिक गैदरिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। एक बार में एक साथ 5 से ज्यादा लोग किसी के घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। तीसरा, सोशल मीडिया को दुरुपयोग करने पर चुनाव आयोग द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चुनावी नियमों को पालन करेंगे। चौथा, रोड शो के लिए 5 वाहन का इस्तेमाल होगा और नामांकन के समय 2 वाहन ही रहेंगे। प्रत्याशियों के पास ऑनलाइन पर्चा भरने का भी विकल्प होगा और 5वां, चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के रिटायरमेंट पर बोले अनिल देशमुख, मेरा संदेह सही साबित हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे को लेकर आज महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह था कि बिहार के पूर्व पुलिस प्रमुख गुप्तेश्वर पांडे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बीजेपी नेता की तरह बात कर रहे हैं और यह बात अब सही साबित हो गई है। बीजेपी की साजिश। अनिल देशमुख ने कहा कि वह इस्तीफा दे चुके हैं। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि यह बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र और यहां की पुलिस को बदनाम करने की बीजेपी की साजिश थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार में किसानों का हाल इस साल के 9 महीनों में ही करना पड़ा 50 बार प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसान सड़कों पर उतरे हैं। केवल इसी साल की बात करें तो पिछले 9 महीनों में ही किसान 50 बार प्रदर्शन कर चुके हैं। किसानों के ज्यादातर प्रदर्शन जो हुए हैं वह हरियाणा और पंजाब में हुए हैं। अभी चल रहे प्रदर्शन की बात करें तो किसान नए कृषि विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार मंडियों को ही खत्म कर दे। हालांकि कृषि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री का कहना है कि इससे ना तो एमएसपी और ना ही मंडियां खत्म होंगी, लेकिन किसान सरकार की इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। 9 अगस्त को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के कहने पर किसानों ने प्रदर्शन किया था। इस विरोध प्रदर्शन में करीब 250 किसान संगठनों ने कॉर्पोरेट भगाओ देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किए थे। जिन राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं उनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और शामिल हैं। इन राज्यों में इस साल 50 बार विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। अभी जो प्रदर्शन हो रहा है इसके अलावा कर्नाटक के किसानों ने 28 सितंबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक के किसान संगठनों ने राज्य और संघीय सरकारों की किसान विरोधी नीतियों के विरोध में यह बंद करने का फैसला किया है। 3 कृषि विधेयकों के अलावा किसान कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 का भी विरोध कर रहे हैं। खरीद के खराब प्रबंधन के कारण भी किसानों में असंतोष है। इस साल छत्तीसगढ़ में किसान फरवरी में सरकार की धान खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के विरोध में सड़कों पर उतरे थे। 2018 में एनसीआरबी के अनुसार 2016 में जहां किसानों ने असम में 4 प्रदर्शन किए थे, 2018 में इनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2019 के आंकड़ों के अनुसार 2018 में 15 राज्यों में 37 प्रदर्शन दर्ज किए गए। रुक
करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किसानों से किया डिजिटल संवाद, बोले मोदी सरकार पर रत्ती भर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों किए गए भारत बंद का समर्थन करते हुए शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के कई किसानों के साथ डिजिटल संवाद किया। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषकों को रत्ती भर भरोसा नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देंगे। किसानों से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है और आज पूरा देश मिलकर इन कृषि कानूनों का विरोध करता है। कांग्रेस नेता के साथ डिजिटल संवाद में महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों के किसान शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने एक अन्य ट्वीट में दावा किया, एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया। नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और आरोप लगाया कि ये कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। उन्होंने दावा किया, भाजपा के कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं, हम ये अन्याय नहीं होने देंगे। भारत बंद का समर्थन करते हुए कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, पेट में अंगारे और मन में तूफान लिए देश का अन्नदाता किसान और भाग्य विधाता खेत मजदूर भारत बंद करने को मजबूर है। अहंकारी मोदी सरकार को न उसके मन की व्यथा दिखती, न उसकी आत्म की पीड़ा महसूस होती। उन्होंने कहा, आइए भारत बंद में किसान मजदूर के साथ खड़े हों, संघर्ष का संकल्प ले। गौरतलब है कि कृषि विधेयकों के विरोध में कई किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद आहूत किया। हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने भारत बंद का समर्थन किया, कहा नए कृषि कानून के खिलाफ लड़नी होगी आजादी जैसी लड़ाई। जी हां दोस्तों, संसद से सड़क तक कृषि सुधार कानूनों का आक्रामक विरोध कर रही कांग्रेस ने शुक्रवार को हुए भारत बंद का समर्थन किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मसले पर किसानों के आंदोलन को वाजिब ठहराते हुए कहा कि एक गलत जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नष्ट किया और अब नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बनाएंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी विरोध आंदोलन को गति देने के लिए भारत बंद का समर्थन करने के साथ ही राहुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश के कुछ किसानों से बातचीत भी की। इस संवाद का वीडियो ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई है कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर यकीन नहीं है। राहुल ने कहा कि किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है। आज पूरा देश मिलकर इन कृषि कानूनों का विरोध करता है। राहुल ने कहा कि जिस तरह किसानों ने आजादी के आंदोलन में सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ी, उसी तरह आज नए कानून के खिलाफ किसानों, युवाओं और आम आदमी सबको इसका विरोध करना होगा। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने भारत बंद के समर्थन में ट्वीट करते हुए कहा कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, न दाम मिलेगा न सम्मान, किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है, हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी के 2011 में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए सौंपी गई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री खुद अपनी ही बात नहीं मान रहे हैं। इस रिपोर्ट के एक अंश का जिक्र करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ने तब कहा था कि एमएसपी को कानूनी तौर से अनिवार्य करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार के पास नहीं है किसानों की आमदनी के आंकड़े, 2015-16 के बाद नहीं रखा आय का डेटा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि विधेयक सदन में पास तो करा लिया, लेकिन सरकार के पास देश के किसानों की आमदनी को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। इस बारे में आर्थिक सर्वे के अध्याय 7 में मिली जानकारी के आधार पर बताया गया है। आर्थिक सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार 2014-15 में राष्ट्रीय आमदनी में खेती का योगदान 18.2% था, जो 2019-20 में गिरकर 16.5% रह गया है। वहीं 2014-15 से लेकर मौजूदा समय तक खेती में विकास दर पहले की तरह नहीं रही है। 2016-17 में खेती की अधिकतम विकास दर 6.3% की दर्ज हुई थी, जो 2019-20 में गिरकर 2.8% रह गई और किसानों की आय कितनी है, इसका नया डेटा सरकार के पास नहीं है। इस बारे में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है, जिसके अनुसार 2015-16 के बाद किसानों की औसत आय का डेटा आना ही बंद हो चुका है। पिछले साल 2019 में राज्यसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया था कि हरियाणा के किसानों की कमाई सबसे अधिक होती है। हरियाणा के किसानों की एक महीने की कमाई
14,434 रुपए है। वहीं आर्थिक सर्वे की माने तो विश्व कृषि व्यापार में भारत का योगदान लगभग 2.15% है, जबकि भारतीय कृषि निर्यात के मुख्य भागीदारों में नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और बांग्लादेश शामिल हैं। आर्थिक सुधारों की शुरुआत से यानी साल 1991 से भारत कृषि उत्पादों के निर्यात को लगातार बनाए हुए हैं, जिसने निर्यात से 2.7 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को हासिल किया और वर्ष 2018-19 में 1.37 लाख करोड़ रुपए का आयात किया। वहीं किसान नए बिल को लेकर किसान परेशान हैं। उन्हें डर है कि इन बिल के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, बल्कि किसानों को इसके खत्म होने का पूरा अंदेशा है। हालांकि सरकार इस बात को खारिज करती आ रही है। दरअसल इस नए बिल के जरिए सरकार ने मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। अब मंडी के बाहर भी लेन देन हो सकेगा, जहां मंडी के अंदर लाइसेंसी ट्रेडर किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते रहे हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वालों के लिए एमएसपी को बेंचमार्क नहीं बनाया गया है। ऐसे में मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में सुशांत मामले का होगा राजनीतिकरण, यह एक लंबा सुनियोजित नाटक था। शिवसेना, जी हां दोस्तों, शिवसेना के सांसद संजय राउत ने शुक्रवार दोपहर को घोषणा की कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और ड्रग मामलों की जांच के नतीजों का बिहार चुनाव के दौरान राजनीतिकरण होगा। राउत ने मीडिया से कहा, यह एक लंबा सुनियोजित नाटक था। बिहार सरकार के पास बोलने के लिए कोई विकासात्मक या शासन संबंधी मुद्दे नहीं है। उन्होंने सुशांत के पोस्टर के साथ प्रचार करना शुरू कर दिया है, इसलिए यह स्पष्ट है कि सुशांत मामले और ड्रग्स मामलों को इतनी तूल क्यों दी जा रही है। उन्होंने यह जानने की मांग की कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा नियंत्रित ड्रग्स मामले के साथ सुशांत मामले में सीबीआई जांच का क्या हुआ। अब बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने राज्य चुनाव लड़ने के लिए आईपीएस पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं फिल्म उद्योग से विभिन्न हस्तियों से पूछताछ के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि एनसीबी की भूमिका विभिन्न देशों के नशीले पदार्थों की सीमा पार से भारत में तस्करी को रोकने की है, चाहे वह हवाई मार्ग से हो, समुद्री मार्ग से हो या सतह मार्गों से हो। उन्होंने कहा, लेकिन यहाँ वे व्यक्तियों से पूछताछ कर रहे हैं, किसी को भी बुलाने का उनका विशेष अधिकार है। उन्होंने आगे कहा, कोविड महामारी की स्थिति ने पूरे देश में एक असाधारण स्थिति पैदा कर दी है। क्या बिहार चुनाव कराने का यह सही समय है? क्या महामारी खत्म हो गई है? उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रस्तावित फिल्म सिटी पर एक सवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह एक स्वागत योग्य विकास है और मनोरंजन उद्योग रोजगार के बड़े अवसर पैदा कर सकता है। राउत ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार ने कश्मीर घाटी में भी एक फिल्म सिटी स्थापित करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। यह जम्मू एवं कश्मीर में बहुत सारे व्यवसाय के अवसर पैदा करेगा। हालांकि उन्होंने इन संभावनाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी देश की फिल्म राजधानी मुंबई के महत्व को कम करेगा। राउत ने कहा, कोई भी महाराष्ट्र छोड़ने और उत्तर प्रदेश नहीं जाने वाला है, वे सभी यही रहेंगे। मुंबई के फिल्म उद्योग को रक्त, पसीना और आंसू के साथ स्थापित किया गया है और यह कभी भी अपना महत्व नहीं खो सकता है। फिल्म सिटी या कुछ सरकारी विभागों को स्थानांतरित करने मात्र से मुंबई के महत्व को प्रभावित नहीं किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि बिल के विरोध में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे तेजस्वी यादव, कहा अन्नदाता को फंड दाता के जरिए बनाया गया कठपुतली। जी हां दोस्तों, कृषि बिल के विरोध में आरजेडी नेता शुक्रवार को सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार किसानों का शोषण कर रही है। कृषि बिल के खिलाफ किसानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को किसान और गरीब विरोधी पार्टी बताया। तेजस्वी यादव ने ट्रैक्टर चलाते हुए संसद में पारित कृषि बिल के विरोध में भाग लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को फंडदाता के माध्यम से कठपुतली बना दिया है। कृषि बिल किसान विरोधी है और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें गरीब बना देंगे। कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटीकरण किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि किसानों के साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, किसानों के हाथ की कठपुतली बनाने का काम किया जा रहा है। मौजूदा सरकार देश को सही एजेंडे से भटकाने का काम कर रही है। इस कृषि बिल से बिचौलियों का पूर्ण राज स्थापित होगा। उन्होंने विधानसभा चुनाव की घोषणा पर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो फैसला करे, साथ ही कहा कि चुनाव के लिए महागठबंधन से ज्यादा जनता तैयार है। एनडीए सरकार को जनता सत्ता से बाहर करेगी। किसानों के साथ सरकार को होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव, तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संकट के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आज भारत निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार विधानसभा इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, बिहार में 3 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 71 जिलों की 94 सीटों पर 3 नवंबर को और तीसरे
दूसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद 10 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। कोरोना वायरस के मद्देनजर चुनाव के दौरान एक बूथ पर 1000 मतदाता ही होंगे। मतदान के लिए 7 लाख हैंड सैनिटाइजर, 6 लाख पीपीई किट्स, 7 से 6 लाख बेडशीट्स, 23 लाख हैंड ग्लव्स का इंतजाम किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार की 243 सीटों में से 38 सीटें एससी वर्ग और 2 एसटी वर्ग के लिए सुरक्षित हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बिहार में कुल 7 करोड़ 79 लाख वोटर हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग के समय को भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक के बजाय इस बार 6 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा कोरोना मरीज भी मतदान कर सकते हैं। कोरोना के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन ने चुनाव प्रचार को लेकर भी गाइडलाइन तैयार की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ किसी के घर जाकर प्रचार नहीं करेंगे। चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार बिहार में वर्चुअल चुनाव प्रचार होगा। नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ 2 से ज्यादा वाहन नहीं जा सकते। नामांकन ऑनलाइन भी किया जा सकता है और प्रचार के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाएं नहीं की जा सकती। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।